स्वागत है भाइयों। बीएसएससी सीजल 4 इंटर स्तरीय और बिहार दरोगा के लिए तो जी जान हम लोग लगाए हुए हैं उसकी तैयारी के लिए। चूँकि पीटी अगर दिसंबर में 17 को नहीं भी होती है, अगर वो नोटिस फेक भी होती है तो परीक्षा तो हमारी आ रही है, हम लोगों की परीक्षाएं तो आ ही रही हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरा बात का भरोसा करिए कि मैंने इनके पूरे एनालाइज़ किए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इससे ज़्यादा इतना सवाल आते हैं कि जितना किसी भी चीज़ से नहीं आते हैं। सिलेबस रटते हम लोग रह जाएंगे, पर सिर्फ प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो पीटी तो मुश्किल है, लगभग असंभव ही है। ठीक है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। @सरकारी इसकी जो यूज़र नेम है भैया वो ये है, इसकी ये है SARKAAREE। ये सरकारी में डबल ए, इसलिए ये नहीं सोचना है कि हाँ बाद का यूज़र नेम है इसलिए इसको तो मिला नहीं इनको। का जो होती है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी ऐसी ही होती हैं वेबसाइट्स में, और रॉ में दीर्घिकार होती है सरकारी में, तो इसलिए भी यहाँ ये वाजिब बैठती है। तो सरकारी को कृपया आप, चैनल की नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने चैनल का वैसे भी जो नाम है ओरिजिनल वो अपने एग्जाम्स का दे रखा है, बिहार दरोगा, बीएसएससी सीजीएल और इंटर स्तरीय। कृपया भैया अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो अभ्यर्थी हैं उनके तक पहुँच नहीं पाएगी। अगर आप इसको लाइक नहीं करोगे तो आप 1300 की और 900 की बैच खरीदते रह जाओगे। मैंने एसएससी सीजीएल निकाल रखा है, सीडीएस के यूपीएससी सीडीएस में मेरे 70% अंक है। इंग्लिश में उसकी इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। और मेरी बहुत अच्छी पकड़ रही है परीक्षाओं पे। ठीक है, सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी मैंने बहुत अच्छा किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपनी उपलब्धि नहीं गिनवा रहा, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, बल्कि ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भरोसा करें कि ये जो वीडियो बना रहा है वो इंसान, उसके पास कुछ जानकारी है। मैं यहाँ सिर्फ आंसर टिक करने नहीं आया हूँ, आपको वो कॉन्सेप्ट, वो ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपको ये क्वेश्चंस याद रह जाएंगे। एक बार और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं लगभग 1-1.5 महीने बाद भी, आज देखने के बाद, तो आपकी ये 100% ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। हो सकते हैं इसमें सारे हम लोग नहीं कर पाएंगे, बीच में कोई काम आ जाती है तो, पर कृपया आप अगर भैया सब्सक्राइब करोगे तभी तो अगली बार नोटिफिकेशन मिलेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो भैया। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चट्टापन निम्न परिघटना के कारण होता है। अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ध्रुववर्तन और विवर्तन कोई नहीं हो रहा है। अपवर्तन मतलब प्रकाश जब अंदर चली जाती है तो सूर्य ज़्यादा लाल दिखती है, गहरी, या थोड़ी चपटी दिखती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? ब्रिटेन के खिलाफ 1915 में बुल्गारिया जो है उन लोगों के खिलाफ शामिल हुआ था। ठीक है, उसके टिहरी बांध जो है वो बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, टिहरी बांध। इन जब भी बांध पूछेगा तो बांध का मतलब पूछना होता है कि किन नदियों पर बनी हुई है, किस नदी पर बनी हुई है। तो भागीरथी, भिलांगना, भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा, बाणगंगा, बनास और खारी नहीं, भागीरथी और भिलांगना। कंफ्यूज नहीं होना, भागीरथी अलकनंदा नहीं, भागीरथी और भिलांगना। पर कुछ चीज़ें याद करने को भी मैं सलाह दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको इस तरीके से मेमोराइज करवा दूंगा जैसे ये वाली अपवर्तन वाली चीज़ें, और भी आगे बहुत सारी आने वाली हैं कि आप भूले नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 अभी तक उम्मीद करता हूँ कि दिख रही होगी। हम लोग इसे थोड़ी आगे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 4 है और ये क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ती नहीं है। अगर हम लोग तापमान बढ़ाने लगेंगे तो उसके अंदर के जो तत्व होंगे ना, पार्टिकल्स होंगे, वो बहुत तेज़ी से घूमने लगेंगे। बहुत तेज़ी से घूमने का मतलब है चालकता बढ़ जाना। जब चालकता ही बढ़ गई तो प्रतिरोधकता घटेगी भाई, ये घटेगी। मैंने यही बोला था, हम यही बोले थे कि हम यही आपको बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट्स, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, इस चैनल की ये वीडियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए प्लीज़। यदि एक कूट भाषा में ब्रांच को EPDLEF LFF का लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में मास्टर को कैसे लिखा जाएगा? अब हम लोग जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे उसमें 90% SSC की तैयारी करते होंगे या उन्होंने कभी कर रखी होगी अतीत में, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर ब्रांच का हम लोग देख सकते हैं कि ब्रांच में 20 से जा रही है, E मतलब 2 इसकी वैल्यू होती है और इसकी 3 होती है, 5 होती है, तो 2 से 3 बढ़ रही है आगे। R 18 और इससे जा रही है 16 पे, यहाँ 2 घट रही है। A 1 और D पे जा रही है 3 बढ़ रही है, मतलब 4 पे जा रही है। फिर 14 से 2 घट रही है, 12 पे जा रही है, और 3 से फिर 3 बढ़ के 3 से +3 होकर 6 हो रही है, और H से 2 घट के 6 पे जा रही है, मतलब 3 बढ़ रही है, 2 घट रही है, 3 बढ़ रही है, 2 घट रही है। मास्टर M 13 से ये बढ़ेगी 3, मतलब 16 पे जाएगी, P पे जाएगी। A को 26 नहीं 27 मानना है और 27 से 2 घटेगा, 3 बढ़ रहा है 2 घटना है, तो A माइनस
A-2 तो ये 25 पे जाएगी, 25 होती है वाई। फिर एस में जुड़ेगी 3, एस होती है 19, 19 3 22 भी हुई, सही है बिल्कुल। टी फिर 20 और उसमें से 2 घटा 18, ई फिर 5 उसमें जोड़ी 3 8 हो गया, एच हो गया, आर 18 होती है, इसमें 2 घटी पी 16 हो गया। 5 सेंटीमीटर भुजा का एक। उसके बाद अगला सवाल है, उसके लिए कैमरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रुके थोड़ा। उसके बाद 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6, 5 सेंटीमीटर भुजा है किसी घन की सतह की और उसको रंगा गया है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है। उसमें से कितने घन ऐसे हैं जिसकी 2 सतह रंगीन है? तो कितने घन ऐसे हैं? तो इस जगह पे ये होगा कि 5 है और 5 में से जानी है 1 सेंटीमीटर की। तो इसकी एक सीधी फॉर्मूला होती है, याद कर लें ऐसा सवाल लग रहा है तो, n-2 गुने 12। ठीक, अभी यहाँ पर n क्या है हमसे जो पूछ रहा है, कितनी इस जो काट के इसमें से निकला है उसकी कितनी सतहें रंगीन होंगी। क्योंकि एक एक का काटा गया है तो n यहाँ पर इसकी लेंथ होती है, जो भुजा होती है जो घन की, और उसमें से घट रहा है 2, मतलब 5 में से 2 गई, मतलब 3 बची, और इसमें फिर गुना होगा 3 का, मतलब 12 गुने 3 36, 36 उसके ऐसे घन होंगे ये 1 सेंटीमीटर वाले जिसकी 2 सतह रंगीन है। बस इतना ही, जितना घटाना है, जितना सतह रंगीन करना है उतना घटाएंगे, और घटाएंगे कितने में से? तो जितना उस पूर्व वाले दिए गए वस्तु का, दिए गए घन का या कोई भी घनाभ रहे उसकी जो भुजा रहेगी, कि जो माप रहेगी 5 सेंटीमीटर है। चूँकि यहाँ घन था तो इसके सारे भुजा बराबर होते, इससे सीधे सेंटीमीटर बोल दिया। आगे अलग भी दे सकता है। अब निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7/11, 3/4, 5/7 और 4/5। इससे फर्स्ट सॉल्यूशन आपको किसी चैनल पे कहीं भी जो सेट प्रैक्टिस हो रही होगी वहाँ आपको नहीं मिलेगी। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सीधा सीधा समझना है कि 7/11, 3/4, 4/5, इसमें सीधा एक फैक्ट होता है, जिसकी डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ी है वो सबसे ज़्यादा छोटी होगी। हम डिवाइड करके दिखा सकते हैं आपको कि ये कैसे आएगी। यहाँ पे इसकी आंसर ए होगी, पर हम आधा सेकेंड 30 सेकेंड लेके कर ही देते सॉल्व। आपको ऐसा ना लगे कि हाँ पीछे से आंसर की देख के और रट के बताया जा रहा है, या फिर यहाँ पे सिर्फ आंसर बताया जा रहा है। नहीं, हम लोग समय भी बचाना है हमें, कंपटीशन इसी ही कहते हैं, कुछ चीज़ों को रटना भी पड़ेगा। 11 से 7 में डिवाइड करिए तो ये लगभग 0.6 में जाएगा। पहले 66 बार में लगाएगा, फिर वहाँ से 6 बचेगा और फिर वो उसको 5 बार में लगाएगा, 0.65। 4 से 3 को भाग दीजिए, सबसे पहले 0.7 गया। अब वहाँ 2 बचा तो उसको ये काटेगा 5 बार में। 7 से 5 को लगाइए तो सबसे पहले 0.7, वहाँ से बचा 1 तो 1, 7 1, उसके बाद 5 से 0 टाइम लगाए 0.8। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो मैंने हुआ था वही हुआ। इसमें सबसे छोटी संख्या 0.8, ये तो इसने पूरा ही काट लिया। सबसे छोटी इसमें यही है 0.65। फिर उससे सबसे ज़्यादा बड़ी इसकी डिनोमिनेटर है तो ये इससे बड़ी है। फिर उसके बाद 5 वाली है तो 0.8 ये है इसकी डिनोमिनेटर, और ये 0.75 है। जिसकी डिनोमिनेटर जितनी ज़्यादा बड़ी वो उतनी छोटी, ठीक है, वो संख्या का वैल्यू उतना छोटा। तो यहाँ सबसे छोटा ए हुआ, पता चल गया। 1799 में क्वेश्चन नंबर है अपने पास, दिख रही है ना? हाँ, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान से पहले हैदर अली थे, इनके पिता हैदर अली से पहले, और अली सुल्तानों से पहले वोडेयार वंश के ही शासक लोग वहाँ शासन करते थे मैसूर पे, मैसूर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इनके बाद टीपू सुल्तान का कृष्णराज तृतीय जो राजा बना वो वोडेयार वंश का ही था। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सीधे आंसर टिक करके हम लोग जा सकते थे, पर हमने बोला है जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग इनकी ये करेंगे, रटेंगे, जहाँ फिर कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को, इस चैनल के वीडियोस को आप अगर करना चाहे बहुत ज़्यादा आप साथी रहे, बहुत ज़्यादा स्पीड समझ सकते हैं तो 1.25 करें। 1.25 से ज़्यादा ना इसकी स्पीड करें, ना 1.5, 2 तो करे ही नहीं, 2x तो करे ही नहीं, अदरवाइज़ समझ में नहीं आएगी। मैं कोई स्लो बोलता नहीं हूँ, जिन लोगों को अपना समय खाना रहता है, मैं उस तरीके से स्लो और बीच में हम लोग कोई फिल्मी बातें यहाँ तो करने आए नहीं हैं। सो आप मेरे वीडियोस को नॉर्मल स्पीड पर ही देखें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक भी ऑडियंस नहीं है, किन्हीं ने भी इवन शायद 0 सब्सक्राइबर है अपने पास। तो
किसे ही जाती होगी ये वीडियो, तो प्लीज़ अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो किसी शायद आपके स्टूडेंट का हित हो जाए। ये 24 अप्रैल 2022 को बिहार दरोगा अवर निरीक्षक बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के मुख्य परीक्षा का सवाल है, ये मेंस का, वो भी 2022 में। आप 23 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यही पैटर्न यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं, हूबहू ऐसा सवाल आने वाला है, इतना मान लीजिए। उसके बाद का सवाल क्या है, लिख रहे होंगे शायद 9 हाँ, यहाँ पे सवाल है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। सिंपली कैल्शियम ने कितने सारे का होता है, जैसे H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, तो इसका सीधा नाम होता है सोडियम सिलिकेट, SiLiCaTe होती है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो प्रत्येक राज्य से या कहीं से भी किसी भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन कुछ भी करना हो सीटों का राज्यसभा में, तो वो चौथी अनुसूची में है। मैं अगर आप चाहेंगे तो ये कैसे इसको याद करते हैं, इसकी एक ट्रिक है, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बाढ़े हो शेड्यूल को, बाढ़ हो अनुसूची को आप वो बता देंगे, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में बताएं, फील फ्री करें, कुछ भी बताएं, मैं आपको हेल्प करेंगे। जनरल कंपटीशन से जुड़ी हुई एक भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप वहाँ बताएं। मैंने SSC CGL निकाल रखा है, UPSC CDS में मेरे अच्छे से अच्छे नंबर हैं, ताकि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूँ, प्लीज़, ठीक है। और देख रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आपकी वीडियो देखने से मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा, मुझे पैसे आ जाएंगे, ऐसी तो कोई बात है नहीं। हमारे पास कोई ऑडियंस तो है ही नहीं, तो होगी कैसे, कोई सब्सक्राइबर तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो निश्चिंत होकर आप देखिए, ना ही यहाँ पे कोई ऐड आने वाली है, ना ही कुछ ऐसी है, कोई सब्सक्राइबर तो है नहीं, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारे वीडियो देखने से पैसे चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए, हाँ, क्वेश्चन संख्या 10 हो गई थी। चुने सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, चौथी से। 540 के गुणनखंड की कुल संख्या, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या ये होती है कि इसमें सीधा सीधा पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 गुने 3 गुने 5 पे ये आती है, 2 2 बार आती है, 3 3 बार आती है, 5 1 बार आती है। तो ये जितने बार आएगी ना, तो इनके पावर्स में एक एक ऐड करके आपस में गुणा करना है, मतलब 2 की पावर 2 उसको लेना है। ठीक है, 2 की पावर 1 इसमें जोड़ना है, इंटू 3 की पावर 1 में जोड़ना है, फिर 1 की पावर 1 में जोड़ना है, 3 गुने 4 गुने 2, 3 चौक 12 दूना 24। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या जो हो जाएगी वो 24 हो जाएगी, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। जलियांवाला बाग की दुखद घटना, बहुत ही विषाद की घटना 1919 में हुई थी, जब एक शांतिपूर्ण समूह के लोगों पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई, ठीक है। वो लोग त्यौहार मना रहे थे अपनी। अब हम आते हैं 13 नंबर सवाल पे। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना कब, 71 में, 1971 में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 72 से लेके 71 में ये लोग हुए थे, ठीक है। हमने मतलब भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर, बल्कि भारतीय सेना ने ही उनकी ज़्यादा मदद की थी और उनको हमने आज़ाद करवाया। निम्नलिखित में किसमें चांदी नहीं होती है। ये जो सवाल है ये BPSC की पेटेंट क्वेश्चन है। पेटेंट उसको कहते हैं कि जो अत्यधिक से अत्यधिक बार आ चुकी होती है, जिसको कि उस आयोग ने पूछा ही होता है। तो अगर आप ये परीक्षा दे रहे हो, तो बिहार के विद्यार्थी हो या इवन यूपी मध्य प्रदेश तक के विद्यार्थी भी देते हैं BPSC को, तो आपको ये पता ही होगा। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप ये भी परीक्षा दे रहे हैं, और जरूरी नहीं कि एक ही बार में परिणाम हो जाए, तो लोग दूसरी परीक्षा भी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 20 बार से ज़्यादा BPSC में पूछी जा चुकी है। जर्मन सिल्वर नाम का सिल्वर होता है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। तो अगर ये क्वेश्चन दरोगा में है तो ये इस बार भी आने की उम्मीद है, ये VVI क्वेश्चन की कैटेगरी में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो एमाइलेज जो होती है वो स्टार्च के पाचन से संबंधित होती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स की, 16 नंबर क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व करेंगे। 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी, 25% छूट मिला है उसको, एक शर्ट खरीदा उसने, तो 20 रुपया बचाया। कहने का मतलब है इसने तो 25% का छूट इसको मिला है, तो इसको मिला है 20 रुपये, कम बचा लिया इसने, मतलब फ़ायदा कमा लिया। मतलब उस चीज़ के 25% का कीमत 20 रुपये है, क्योंकि इसको 25% का छूट मिल रहा है और इसने 20 रुपये बचा लिया उसी छूट में। छूट से पहले शर्ट का मूल्य बताइए। एकदम आसान है, मान लीजिए एकदम आसान तरीके से चलते हैं। X है उसकी
शर्ट की कीमत। तो इसके ये इसी तरीके के मैथ पूछे जाते हैं इसमें दरोगा में। ऐसा नहीं है कि हाँ कैट लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी 25% की छूट मिली है तो इस आदमी को मिली है 20 रुपये। मतलब ये है कितनी असल में, अगर इसको हम यहाँ से भेजेंगे ना, 20 में 100 बटे 25, 25 से 4 में कटा, 20 चौक 80, 80 रुपये उस शर्ट की कीमत है जिसपे कि 25% छूट मिलने पे उस शर्ट की कीमत 80 रुपये है, जिसपे कि 25% छूट मिलने से, देखिए अभी हम लोग करके निकालेंगे 1/4, 4 से 20, अगर 80 रुपये 25% छूट देते हैं तो 20 रुपये ही घट के आएंगे, 20 रुपये ही ऑफर मिलेंगे, इसलिए हमारी सही हुई। और 80 रुपये आपके शर्ट की पुरानी कीमत है दुकानदार के द्वारा। ठीक है, चलिए 80 ये हुई ऑप्शन बी। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित का मिलान करना है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि कोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा है और उसके नीचे है कर्ण। तो कोण के सामने वाली भुजा होती है, आधार नहीं होती है, कर्ण नहीं होती, वो होती है लंब। ठीक है, तो ये हुई लंब। उसके नीचे कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूज एच है। कोण के आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब एडजेसेंट साइड, आसन्न की अंग्रेजी होती है। बेस आधार बी, कर्ण हाइपोटेन्यूज, कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर और लंब हो गई, और फिर इसकी आसन्न भुजा बेस हो गई। ठीक है, तो सामने वाली बटे कर्ण, तो P/H जो हुआ वो साइन का हुआ, B/H कॉस का होता है और P/B टैन का होता है। तो एक से मैच हो रहा है कौन, P/H जो है वो मैच हो रहा है साइन से। उसके बाद 2 जो है B/H वो होती है मैच कॉस से, तो 2 का C ये रहे, सी ऑप्शन अभी तक मैच कर रही है। उसके बाद 3 P/B टैन की, हाँ 3 का ये वाली ऑप्शन जो है सी वाली से सही रही। मतलब P/B की टैन होती है, हम लोग पता है, P/H साइन होता है, B/H कॉस होता है। ये इसी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं दरोगा मैथ में। 10 गो सवाल ये लोग डाल देते हैं ताकि थोड़ी चेक हो सके एबिलिटी स्टूडेंट की, बस, और से ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद ये जो है सेक बेकार में दी हुई है, अगर H/B होती तब तो सेक होता, ये ऐसे ही दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि पद्धति है इन लोगों की 4 ऑप्शंस की इसलिए, पर फैक्ट 3 ही दिए गए हैं, कंफ्यूज करने के लिए चौथा है। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवामन एवं उच्च तापमान में उच्च पैदावार वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 18, तो हमारे देश में धान की उच्च जो अर्धवामन है और उच्च तापमान है, जो किस्म है वो जया है। ठीक है, अर्धवामन शब्द का मतलब पहले ही हमें पता है, वामन मतलब होते हैं छोटे, जो विष्णु भगवान के जो अवतार थे वामन वो छोटे कद के थे, और ये उससे भी अर्धवामन मतलब उनसे भी बहुत छोटा। तो अर्धवामन एवं उच्च पैदावार, बहुत अच्छी उनकी फसल, तो ये जया क्वालिटी की धान है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन संख्या 19, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है। ये पेरम्बूर चेन्नई में है, शहर में। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ये सीधे फैक्ट है, इसको रटना है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रशेखर एक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जो इससे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे सेवा उन्होंने नहीं दिया और सीधा वो प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिए, इसमें अगर इंदिरा गांधी या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी और 1-2 ऐसे हैं प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका कि नाम दिया जाता, तो वहाँ अगर चंद्रशेखर के साथ नहीं दिया गया क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाती, क्योंकि और भी कुछ हैं लोग जिन्होंने सीधा प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व किया है, कहीं के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, पर यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, कई बार ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, इतना पता चल जाएगा। तो चंद्रशेखर यहाँ के वो रहे, PM हुए जो कि कभी CM नहीं रहे। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो ये रोगाणु ज्वरनाशक, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, रोगाणुरोधक के तौर पे काम करता है। इन दोनों का मिला के जो मिश्रण होता है उसी से डिटॉल और जो कुछ एंटीसेप्टिक टाइप की हैंड वॉशेज या जो चीज़ें होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में बीमारियों से बचने के लिए, उसमें ये रहते हैं। तो ये रोगाणुरोधक मतलब बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। रोगाणुरोधक वो शब्द है, प्रतिरोधक यहाँ शब्द था ना, प्रतिरोधकता, जो किसी चीज़ को रोके उसे रोधक शब्द से बोला जाता है, रोगाणुरोधक हुआ। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, हम लोग ये करते हैं। मैंने ये सारे के सारे लगभग इसमें से बहुत सारे सवाल मैंने शॉर्ट्स में भी सॉल्व करके हमने अपलोड कर रखा है, पर उसकी भी कोई व्यू नहीं है, तो आप लोगों तक कैसे ही पहुंचेगी। अगर आप इस चैनल पे हैं तो आप शॉर्ट्स प्लीज़ सेक्शन में जाएं, कुछ भी यहाँ बकवास नहीं है, सारी की सारी पढ़ाई की चीज़ें हैं,
प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात, ये लोग कह रहे हैं कि 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है, ठीक है। हम लोग मानते हैं कि इन दोनों की आयु का अनुपात 3:1 बोल रहा है, तो हम सीधा सीधा मानते हैं कि 3x और 1x उसका अनुपात होगा। अब इनका गुणनफल ये बोल रहा है कि 147 है, तो यहाँ से हम पता करने की कोशिश करते हैं। गुणनफल ये होगा ना, 3x गुने x 3x² होगा, यही तो गुणनफल होगा ना। तो यहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं। 147 बराबर 147/3, तो इसका वैल्यू आएगा 49। 3 चौक 12 में से 2 गया 3 27, 49 आया। अब x की वैल्यू निकल गई, x² की वैल्यू 49 निकल गई, तो x की वैल्यू 7 आएगी। तो इससे हमें क्या पता चला, 3x मतलब पिता 21 साल का भी है और बेटा 7 साल का है, 21:7 हुआ। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अभी उन दोनों की आयु वर्तमान ये है। 5 वर्ष बाद 21 + 5 26 और 7 + 5 12 होती है। तो 2 से कटा 13 और 12 कटा 2 से 6 12, ठीक है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:6 होगा। ये काट के आई है 26, ध्यान रखेंगे 26:12 नहीं मारेंगे, 13:6। इन दोनों में से जो आएगा ऑप्शन में, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर उसने रेशनलाइज करके उन्होंने काट कूट के संशोधित करके दिया होगा तो ये आंसर होगी। देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग। 13:6, यहाँ 13:6 है, 26:12 नहीं है। अगर आपने सॉल्व किया, अगर आपको 26:12 है तो आंसर सही ही है, बस उसको रेशनलाइज कर लीजिए। ये लोग उस तरीके से दे रहे हैं, ठीक है। 26:12। प्रश्न संख्या 23, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का मतलब होता है, हम लोग ने इसका केमिस्ट्री में नाम पढ़ा होता है, जो विज्ञान में पढ़ो ध्यान से उतर जाती है, उतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है। तो लैक्टोबैसिलस भी इसी को कहा जाता था, इस नाम से इसी को कहा जाता था। लैक्टोबैसिलस इसी का नाम था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगली बार जब आपको ये सवाल आती है, मान लीजिए आने के पूरे चांसेस, ये 2022 की मेंस है, मेंस के सवाल है, आप तो Tier 1 देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आने के पूरे ऑप्शंस हैं। तो लैक्टोबैसिलस हुए, और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के तौर पे। तो ये 2 नाम अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको इसमें से एक ज़रूर याद रह जाएगी। मैंने यहाँ भी लिख रखा है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध को दही में बदलती है, ठीक। तो ऑप्शन ए हुआ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्लीज़ अगर आपको एक भी सवाल का सहयोग हो रहा हो तो आप थोड़ी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, तभी तो विद्यार्थियों के पास पहुँचेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। मतलब इसमें से रूपांतरित आनुवांशिक तौर पे, मतलब DNA मॉडिफाइड, आनुवांशिक रूपांतरण जो होता है उसे DNA मॉडिफिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब है कि उसमें कुछ बदलाव कर दी जाती है। DNA मॉडिफिकेशन, उनके जो DNA होती है उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ की जाती है, थोड़ी बदलाव की जाती है कुछ उन्नत फसल लेने के लिए, ठीक है, उन्नत फसल के लिए। वो जो हरित क्रांति हुई थी अपने यहाँ, वो यही तो हुई थी HYV सीड्स से, ठीक है। इससे पिछले वाले वीडियो जो अपने चैनल पे इंटर BSS CGL 4 की जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब CGL की परीक्षा में, BSSC की परीक्षा में पूछी गई प्रश्न की एक पूरी सेट के GK, उसमें 50 क्वेश्चन डाले गए, उसमें है HYV सीड्स के बारे में सवाल पूछा गया है, हमने वहाँ समझाया है। प्लीज़ उस वीडियो को देखें, ठीक है। अगर आप क्यों देखना, अगर आप तैयारी कर रहे हैं दरअसल कि आप ये सोच रहे हैं कि हम वो क्यों ही देखने जाए BSS CGL की, क्या आप उसकी कर रहे हैं BSSC इंटर स्तर या CGL की, और दरअसल कि क्यों ही देखें, तो आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हैं। ये सारे के सारे एक ही पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं इन सभी परीक्षाओं में, और एक ही पैटर्न की परीक्षा है। अगर किस निकालनी है तो इन सभी को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद तो सुनहरी धान में उसमें उसके DNA से छेड़छाड़ की जाती है गोल्डन कलर की धान के लिए। समीर ने कहा सारिका मेरे माता के पोते की पत्नी है, ठीक है। समीर ने कहा सारिका, अभी ये भी आसान ही है, ये बिल्कुल आसान है, पर जब हम लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे तो क्यों ना सीख के चले, आधे मिनट की बात है, ठीक है। उसने कहा कि जो सारिका है, प्लीज़ देखिए मेरी वीडियो को आप स्किप मत करिएगा इस चैनल की वीडियो को, क्योंकि हम खुद ही क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगातार हम लोग करे जा रहे हैं, कोई बातचीत तो इसमें है नहीं जो समय बर्बाद होगी, ठीक है। तो सारिका ने क्या किया कि समीर ने कहा कि सारिका मेरे माता, ठीक है, समी के माता के पोते, मतलब समीर के माता के पोते मतलब यही है इसका बेटा, की पत्नी है,
की पत्नी है। तो ये इसकी क्या लगेगी, सवाल पूछेगा शायद। हाँ, तो सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है, तो ये इसकी बहू लगी, पुत्र वधू लगी, पुत्र वधू बेटे की बहू। ठीक है, ये पुत्र वधू हुई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का रूप मंदक के तौर पर किया जाता है। भारी जल, हैवी वाटर, D2O और ग्रेफाइट दोनों का मंदक, मंदक का मतलब होता है थोड़ी रिड्यूस करने वाली, थोड़ी चीज़ों को, प्रक्रिया को स्लो करने वाली, थोड़ी नॉर्मल करने वाली, मंद करने वाली। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, ये BSSC CGL में, बिहार सचिवालय सहायक वाली जो परीक्षा होती है CGL वाली परीक्षा, उसमें ये पूछी जा चुकी है 2011 में। इससे नहीं सोचना है। तो यही बात आप अभी हम कुछ देर पहले कह रहे थे ना कि आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। हमारे चैनल पे जो है CGL की CGL 4 आने वाली, CGL 4 जिसकी अभी पूरी हल्ला चल रही है और जिसके नोटिफिकेशन के रूमर्स उड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सही ही है, वो आनी निश्चित है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तभी आप उस एग्ज़ाम में आपके कुछ अंक सुधर पाएंगे। ठीक है, वरना अभी अभी जो हुई थी CGL 3 उसमें तो पता ही नहीं चला किसका कितना मार्क्स आया, कैसे छट गए, पता ही नहीं चला। तो अगर आप ढंग के वीडियोस देखेंगे जो सिर्फ कंटेंट दिया जा रहा है, सिर्फ जानकारी दी जा रही है ज्ञान की, तो आप बिल्कुल करेंगे। तो उसमें ग्रेफाइट नहीं पूछा था, उसमें हैवी वाटर का उन्होंने पूछा था, भारी जल का, और यहाँ ग्रेफाइट पूछा है। कॉन्सेप्ट वही होती है, पैटर्न वही होती है, थोड़ी सी इधर उधर करके सवाल पूछी जाती है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि ये चीज़ बढ़ के आए। कुछ थोड़ी सी लाइक कर दें तो ही कुछ स्टूडेंट के पास जाएगी, तो कुछ विद्यार्थी देख लेंगे। ठीक है, उनकी भी हित हो जाएगी। और फिर वही बात है, आप ये ना सोचें कि शेयर करके आप मेरी कोई पैसा दिवा रहे हैं। हमारे पास कुछ ये तो है नहीं, कोई लोग तो है नहीं, कोई जीरो यहाँ पे जीरो सब्सक्राइबर हैं, तो ये भी होनी नहीं है। इस स्थिति में कोई पैसा तो आना नहीं है, कभी नहीं आना है। तो आप निश्चिंत होकर शेयर करें और लोगों को तक पहुँचाएँ। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ये लोग पूछ रहे हैं कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे यहाँ जो है, जो बिहार में है, वो पूर्व मध्य रेल है। मतलब जहाँ की ये परीक्षा है, जहाँ की ये चर्चित परीक्षा है, वहाँ पूर्व मध्य रेल है। और उसकी जो हेडक्वार्टर है, उसकी नाम आप कमेंट में नीचे बताएं। वो भी एक प्रैक्टिस है, पूछी जाती है। ठीक है, तो मुंबई CST, मुंबई सेंट्रल जो है, वहाँ पे मध्य रेल, मतलब सेंट्रल रेलवे की मध्य रेल की मुख्यालय है। बांटी गई है, रेल को बांटा गया है। NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, SCR में बांटा गया है, साउथ ईस्टर्न, इस तरीके से करके नॉर्दर्न रेलवे। फिर हमारे यहाँ पूर्व मध्य रेल है बिहार में, सोनपुर मंडल जो है उसमें। उसके बाद आयरन की कमी से क्या होता है, बेरी, स्कर्वी, एनीमिया या मधुमेह। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अगर जवाब न आए, क्वेश्चन नंबर 28 में अगर जवाब न आए, थोड़ी कन्फ्यूजिंग वाली है, तो 2 ऑप्शन तो हम सभी ने पढ़ रखा होता है। ये दिख रही है ना, नहीं दिख रही है, 28 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये चीज़ नहीं दिख रही थी, अभी ऊपर किया। आयरन की कमी से क्या होता है, बेरी, एनीमिया, स्कर्वी, मधुमेह। तो हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ये चीज़ें थोड़ी स्लिप ऑफ माइंड हो जाती है, ये एक आइडिया में स्लिप ऑफ माइंड। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होती है। मधुमेह जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है। सुना होगा कि अरे उसे इंसुलिन चल रही है, जिनको एक बार डायबिटीज़ हो जाती है वो इंसुलिन खाते रहते हैं पूरी लाइफ। ठीक है, अब बेरी और एनीमिया बच गया। ठीक है, तो ये जो है बेरी तो होती नहीं है आयरन से, इतना सुन के भी लग रहा होगा, ये एनीमिया होता है इनकी कमी से, आयरन की कमी से। ठीक है, एनीमिया। स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी से। तो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर लिया ना, हमको भी नहीं, या अगर मान लो कि नहीं आते हमें, तो हम लोग क्या करते, हम यही माइंड लगाएंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपको इस चैनल पर सिखाई जाएगी। मैंने परीक्षाएँ की है, निकाली है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यहाँ वीडियोज़ देखें। ठीक है, उसके बाद आती है क्वेश्चन नंबर 29, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से के मध्य से नहीं गुजरती। तो भूमध्य रेखा का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें
ये जानने की ज़रूरत है, ये 13 देशों, 3 महादेशों और लगभग 2 या 3 जलप्रपातों जो वाटर बॉडीज होती हैं, समुद्रें होती हैं, वहाँ से गुजरती हैं। तो अब यहाँ पर समझने की बात है कि अगर हमें, फिर वही बात है ऑप्शन एलिमिनेशन, अगर हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, यहाँ इसमें किससे नहीं गुजरती, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे याद करने का कहाँ कहाँ से नहीं गुजरती है। ये जो है भूमध्य रेखा, ये गुजरती कहाँ कहाँ से है, इसमें कुछ नाम इस तरीके के हो सकते हैं। ब्राज़ील, सारी की सारी नहीं भी याद हूँ, मैं एक जनरल स्टूडेंट की तरह, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्राज़ील, साओ टोम, उसके बाद एक सूडान शायद आ जानी चाहिए, सूडान, झेलम, केन्या, जो भी, हाँ। तो सोमालिया, सोमालिया से भी गुजरती है, ठीक है, ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ब्राज़ील, साओ टोम, इन सभी से जाती है गुजर के। इनमें से भारत ही एकमात्र है जिससे कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, याद कर लीजिए। हम लोग 2 बार इसको रिपीट करते हैं, आपको याद कर लेनी चाहिए। हमारे साथ बोलिए, भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती है। 13 देशों से गुजरती है लेकिन भारत से नहीं गुजरती है। ब्राज़ील से गुजरती है, साओ टोम से गुजरती है, सोमालिया, केन्या से गुजरती है। भूमध्य रेखा ब्राज़ील, साओ टोम, सोमालिया, केन्या और 2-4 देश हैं जिनसे गुजरती है, भारत से नहीं गुजरती है। हमें भारत इसलिए याद रखना है, भारत से नहीं, भारत से नहीं, भारत से नहीं, भूमध्य रेखा भारत से नहीं, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में सवालें पूछी जाएंगी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपको इसलिए देखनी चाहिए इस चैनल को, ठीक है। कोई हमारे पास ना ही पीआर है, हमारे पास, हम लोगों के पास ना ही कोई फिल्मी बातें यहाँ पर चल रही हैं, प्योर पढ़ाई चल रही है और आपके दरोगा सिलेक्शन की, आपके डबल स्टार के सपने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है भाखड़ा नंगल बांध, जो है वो किस नदी पर बनी हुई है। भाखड़ा नंगल की हम शुरुआत में ही बताए थे कि अगर सवाल आएगी, अगर किसी भी डैम की, भाखड़ा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, इफ़ यू वांट द क्वेश्चन इन इंग्लिश वी हैव दैट आल्सो फीचर। सो भाखड़ा नंगल कहाँ स्थित है, तो ये सतलज पर स्थित है, ठीक है, भाखड़ा नंगल सतलज पर स्थित है। उसके बाद जोग जलप्रपात स्थित है किस नदी पर। जोग जलप्रपात मतलब जो वाटर बॉडी टाइप की है, ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है, तो ये शरावती नदी पर स्थित है। इन लोगों को तो सीधा सीधा याद कर लेने की ज़रूरत है, ये सब फैक्ट हैं, ठीक है। भाखड़ा नंगल हमें सीधे एक लाइन बना लेनी चाहिए। मान लीजिए कि टिहरी बांध थी किसके किसके पे,